हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंट बनके तथा अस्थियां, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें हमने इसके बारे में कई विशेषताओं को बताया था। आज हम इसके अंदर इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, मन के बाट और शिल्पकला, यहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो इसमें सामाजिक विभिन्नताएं। हड़प्पा समाज की भिन्नता की जानकारी हमें सावधान एवं विलासिता की वस्तुओं से मिलती है। तो देखते हैं कि ये सावधान और विलासिता की वस्तुएं क्या हैं। यहाँ पर अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर किया जाता था। पाई गई कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग अलग है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है, जबकि कई कब्रें सामान्य हैं। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण को भी दफना दिए जाते थे, क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कब्रों में से तांबे के बर्तन, मनके और आभूषण आदि भी मिले हैं। तो यहाँ पर शवदान का अर्थ हुआ शव के साथ धन। यहाँ के लोग कब्रों में दफनाए जाते थे और शव के साथ कुछ धन भी रखते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पुनर्जन्म व्यक्ति फिर से जन्म लेता है, यानी कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आगे विलासिता की वस्तुएं। सामाजिक विभिन्नता को पहचानने का एक और तरीका होता है कि विलासिता की वस्तुएं। मुख्य रूप से दो प्रकार की वस्तुएं होती थी। रोजमर्रा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे चकिया, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान्य औजार आदि। इन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था। विलासिता की वस्तुएं यह वह वस्तुएं हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, अर्थात कम मात्रा में मिलती थी। ऐसी वस्तुएं हैं जो महंगी या दुर्लभ हो, उन्हें कीमती माना जाता था, जैसे कि फ्यांस के पात्र, स्वर्ण आभूषण। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, नागेश्वर, धौलावीरा गुजरात आदि में पाए जाते थे। तो विलासिता की वस्तुएं दो प्रकार की होती थी। एक सामान्य वस्तुएं जो कि चकिया, मिट्टी के बर्तन आदि थी, जो सामान्य लोग इस्तेमाल करते थे। वहीं जो फ्यांस के पात्र और स्वर्ण आभूषण होते थे वो अमीर लोग इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पास भी सामाजिक विभिन्नता थी, यानी कि समाज अमीर और गरीब में बटे हुए थे। आगे है शिल्पकला। शिल्पकला के अंदर आभूषण, मूर्तियां, औजार बनाने आदि को शामिल किया जाता है। हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, मुहर, बाट बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र चनहुदड़ो तथा लोथल थे। धौलावीरा से छेद करने के औजार मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात में है, जहाँ से छेद करने के औजार मिले हैं। आगे है मोहर तथा मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई सामान एक थैले में डालकर कहीं दूर भेजा गया तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उसी रस्सी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर की छाप लगाई जाती थी। अगर उस मोहर की छाप में कोई परिवर्तन आए तो यह सामान के साथ छेड़छाड़ को दर्शाता था। साथ ही से भेजे जाने वाले की पहचान का पता भी चलता था। यानी कि जब कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी तो जब उसको बांधा जाता था तो वहाँ पास गीली मिट्टी को लगाया जाता था। यदि इस गीली मिट्टी के साथ कोई छेड़छाड़ होती थी तो वह सामान के साथ छेड़छाड़ को दर्शाता था। तो वहाँ पास कुछ मोहरें लगाई जाती थी, यानी कि मोहरें छाप लगाई जाती थी मिट्टी पर। अगर वो मोहरें खराब होती थी तो सामान के साथ छेड़छाड़ को दर्शाता था। आगे क्या है? बाट। तो बाट क्या थे? बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इनका प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। तो बाट जो होते थे वो तौलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आगे मनके या मोतियां। मनकों को कार्नेलियन लाल रंग का सुंदर पत्थर जिस पर सेल खड़ी, स्टफिक आदि से बनाया जाता था। धातु, सोना, तांबा, कांसा, शंख, पक्की मिट्टी आदि के ये बनाए जाते थे। कुछ मनकों को दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलाकर भी बनाया जाता था। मनकों का आकार चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडित आदि होता था। ऊपर से चित्रकारी द्वारा सजावट की जाती थी। पत्थर के प्रकार के अनुसार मनके बनाने की विधि में परिवर्तन आता था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जिसे आसानी से उपयोग में लाया जाता था। कई जगह पर सेलखड़ी के चूर्ण सांचे में डालकर भी मनके बनाए जाते थे। तो मनके बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रिया होती थी।
तो मनके जो बनाए जाते थे वो पत्थर के प्रकार पर निर्भर करते थे। कुछ पत्थर ऐसे होते थे जो दुर्लभ होते थे, यानी कि जल्दी नहीं मिलते थे, और कुछ पत्थर ऐसे होते थे जिनमें एक सेलखड़ी भी शामिल है जो कि आसानी से उपलब्ध होता था। तो इससे ज़्यादा मनके बनाए जाते थे। मनके यानी कि मोतियाँ, जिनका आकार चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और खंडित आदि होता था। आगे टॉपिक है कि आज के समय में उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे हुई। आखिर कैसे आज के साइंसदानों, आज के वैज्ञानिकों ने जाना कि यहाँ पास उत्पादन केंद्र थे। उत्पादन केंद्र थे यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जहाँ के लोग उत्पादन किया करते थे वस्तुओं का। तो उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे हुई? तब बचा हुआ कच्चा माल, त्यागी हुई वस्तुएं, कूड़ा करकट आदि से उत्पादन केंद्रों की पहचान होती है। जिस जगह पर औजार ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें उत्पादन केंद्र माना जाता है। साथ ही साथ कभी कभी बचा हुआ कच्चा माल भी किसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है या फिर उत्पादन करने के बाद बचे हुए अवशेषों से भी उत्पादन केंद्र ज्ञात होते हैं। तो बचा हुआ कच्चा माल आदि से ये पता चलता है कि यहाँ पास उत्पादन केंद्र थे, और जहाँ पास ज़्यादा औजार होते थे इनसे भी ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पास हो न हो उत्पादन केंद्र ही थे हड़प्पा सभ्यता के काल के दौरान। तो कच्चे माल की प्राप्ति किस प्रकार की जाती थी? तो स्थानीय कच्चा माल, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि ये तो स्थानीय कच्चा माल थे जो आसानी से उपलब्ध होते थे। अन्य क्षेत्रों से मंगाया जाने वाला कच्चा माल, तो नागेश्वर और बालाकोट से शंख, लोथल से कार्नेलियन पत्थर, राजस्थान और उत्तर गुजरात से सेलखड़ी, राजस्थान के खेतरी से तांबा आदि मंगाए जाते थे। तो यह जो वस्तु होते थे ये दुर्लभ होते थे, जबकि ये सारी वस्तुएं सुलभ होते थे, ये जल्दी मिल जाते थे। अगला टॉपिक है हड़प्पा लिपि यानी कि लिखावट। उनकी लिखावट कैसी थी? तो हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। इसे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे रहस्यमयी लिपि भी कहा जाता है। अगला है हड़प्पा संस्कृति में शासन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में शासन किस प्रकार थी। तो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता में शासन को लेकर 3 अलग अलग मत हैं, 3 अलग अलग विचार हैं। यानी आज के वैज्ञानिक जो है 3 अलग अलग मत देते हैं। पहला मत है कि कुछ पुरातत्वविद यानी कि कुछ खोजकर्ता ये कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति सामान्य थी, यानी कि कोई राजा नहीं था, सभी लोग सामान्य रूप से रहते थे। दूसरा मत कहता है कि हड़प्पा में कोई एक शासक नहीं बल्कि अनेक शासक थे, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजा हुआ करते थे। वहीं तीसरा मत देखें तो हड़प्पा एक राज्य था, क्योंकि इतने बड़े आकार में फैला होने के बावजूद भी पूरे क्षेत्र में कई समानताएं थी, जैसे कि वस्तुएं, नियोजित बस्ती, समाज की संरचना, ईंटों का आकार, जीवन निर्वाह के तरीके यानी जीवन जीने के तरीके। तो तीसरा मत है कि हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एक ही राजा था पूरी सभ्यता के लिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अलग अलग नहीं बल्कि एक ही राजा था, क्योंकि सभी जगह की जो कई वस्तुएं, कई चीज़ें थी जो समानता में पाई जाती थी, कई चीज़ें समान थी, जैसे नियोजित बस्तियाँ कई शहरों की समान थी, ईंटों का आकार भी लगभग समान था सभी बस्तियों का, समाज की संरचना भी थी और जीवन जीने के तरीके भी लगभग समान ही थे। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ सिर्फ एक ही राजा होता था। आगे है धार्मिक मान्यताएं। तो यहाँ की धार्मिक मान्यताएं कैसी थी? ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। कुछ मोहरों में अनुष्ठान यज्ञ करने के दृश्य मिले हैं। मोहरों पर पेड़ पौधों के चित्र भी पाए गए हैं। आभूषण में लदी हुई एक नारी स्त्री जिसे नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसे मातृ देवी कहा जाता है। तो यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। पशुपति शिव की भी आराधना करते थे। कालीबंगर और लोथल जैसे क्षेत्रों में विशाल स्नानागार मिले हैं जो सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे। कुछ मोहरों में एक व्यक्ति को योग की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। पत्थरों को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह हिंदू धर्म के मुख्य देवता शिव की आराधना किया करते थे। यानी कि यहाँ पास एक व्यक्ति को, एक मूर्ति है जो कि योग की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसे शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग हिंदू धर्म के प्रमुख देवता जो कि शिव यानी कि शंकर भगवान, उनकी आराधना किया करते थे। जबकि यहाँ के लोग मुख्य रूप से पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। तो पशुपति शिव इसलिए क्योंकि शिव भगवान जो थे उनके आसपास कई जानवर हुआ करते थे, जैसे कि सांप वगैरह। तो इसलिए शिव और पशुपति शिव यानी कि पशुपति का मतलब होता है ध्यान रखने वाला, शिव जो थे वो पशु का ध्यान रखते थे। तो यहाँ के लोग पशुपति शिव की आराधना किया करते थे, पशुपति शिव की आराधना किया करते थे, क्योंकि जो शिव जो थे उनकी मूर्ति के आसपास कई जानवरों के भी मूर्ति थे। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन या अंत।
आखिर इस सभ्यता का अंत क्यों कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ही हुआ होगा, जैसे कि भूकंप। यहाँ पास बड़े पैमाने पर भूकंप आया होगा, जलवायु परिवर्तन यानी कि सुखाड़ या बाढ़ आई होगी, और उसके अलावा आर्यों का आक्रमण, आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे उनका आक्रमण, सिंधु नदी का रास्ता बदलना, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर जो थे नदी, ज़्यादातर जो बस्तियाँ थे, ज़्यादातर जो केंद्र थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे। वनों की कटाई जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा और इस सभ्यता का अंत हो गया। वहीं बाढ़ भी इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर जो केंद्र थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। तो इन सभी कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। आगे है कनिंघम का भ्रम। आखिर कनिंघम ने क्या भ्रम किए? कनिंघम का भ्रम, इन्होंने क्या भूल की? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने क्या भूल की? उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं बल्कि छोटी सभ्यता थी। इन्हें ऐसा लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी नहीं बल्कि छोटी सभ्यता है। हड़प्पा की मोहरों को समझने में भी असफल रहे। हड़प्पा का काल निर्धारण करने में यानी कि उसका समय काल निर्धारण करने में भी ये असफल रहे। उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया, जिससे वह गलती कर बैठे। उन्होंने केवल जो लिखा हुआ था उसी पर ही विश्वास किया, जबकि और भी जो स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत थे, अभिलेख थे, उनसे इन्होंने कोई भी जानकारी हासिल नहीं की, जिस कारण ये भूल कर बैठे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।